तो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर है और साइंस का ये 10th चैप्टर है, 10वां क्लास 10th का, वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है हम आपको पूरे डाउट्स क्लियर करवा देंगे इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद जो है सबसे पहले आप हमारे जो है इस चैनल का टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इनके सबके PDF जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है प्रकाश कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि प्रकाश जो होता है वो एक भौतिक साधन अथवा कारण है, मतलब कि एक साधन है हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश के गुण, ठीक है। तो प्रकाश के गुण क्या हैं? सबसे पहला है प्रकाश का गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब कि निर्वात में, मतलब कि हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का साइन होता है, ये इस प्रकार का एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। फिर चौथा है इसका प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। उसके बाद ठोस द्रव्य माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठोस मतलब कोई लकड़ी हो गई और द्रव मतलब जल वगैरह, उनके तलों से जो है इसका क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश गुजर जाता है। तो अब प्रकाश का परावर्तन क्या है वो हम समझते हैं। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है वो हम आपको बताते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है लिखा है ये। मतलब कि प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है, मतलब प्रकाश सीधी भाषा में हम आपको बताएं कि मान लीजिए ये पॉलिशदार चिकनी सतह है, जैसे दर्पण मान लेते हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी ये जैसे कि किरण आती है प्रकाश की, इस प्रकार से आती है और फिर वो उससे टकराकर उसी माध्यम, मतलब उसी रास्ते पर दोबारा से वापस चली जाती है, तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का एक डायग्राम हम बनाते हैं आपके सामने, ये देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक, मान लिया ये है हमारे पास समतल दर्पण, ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया। अब इस पर एक प्रकाश की किरण डालते हैं, ये प्रकाश की किरण आई, ये जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद इस तल पर जो टकराती है, इस तल से वो वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। जो किरण ये वापस जा रही है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और जिस तल पर जिस बिंदु पर ये किरण यहाँ पर मिलती हैं वो बिंदु होता है आपतन बिंदु, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में जो है हम यहाँ पर एक लंब डालते हैं, यहाँ पर हमने लंब डाला तो इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, या जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, साइन आई। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तित कोण, ठीक है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, साइन मतलब जो ये साइन है आई, सिग्नेचर, साइन आई बराबर साइन आर, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई = आर। तो ये जो है क्या होता है, जो ये वाला कोण होता है आपतन कोण, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। पास आगे दिया गया है परावर्तन के नियम। तो अब हम आपको परावर्तन के नियम बताते हैं।
सबसे पहला परावर्तन का नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया था, अभी बताया था हमने थोड़े टाइम पहले कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, मतलब कि जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। दूसरा इसका नियम क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, जो अभी मैंने आपको पीछे बताई थी कि जो किरण आती है वो आपतित किरण और जो जाती है वो परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये था, इस पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब, इस पर डाला गया लंब जो अभिलंब होता है वो एक ही तल पर मिलते हैं। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल मतलब कि आपतन बिंदु पर मिलते हैं, आपतन बिंदु पर, ठीक है, मिलते हैं। उसके बाद आता है टॉपिक गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। ये क्या होता है जैसे हम आपको बताएं, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब कि एक हम गोला ले लेते हैं, एक मान लिया हमने ये गोला हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक खोखला गोला हो गया, ठीक है, सॉरी ये सही नहीं बना, चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक खोखला गोला। वैसे सही गोला नहीं बना है, फिर भी चल जाएगा। खोखले गोले का पृष्ठ मतलब कि ये जो पृष्ठ होता है कितना, खोखले गोले को हम यहाँ से बिल्कुल जो है सीधे में काट देते हैं। खोखले गोले को काट कर इसका जो पृष्ठ होता है उसका हम अंदर साइड में अगर पॉलिश कर देते हैं तो हमारा जो है अवतल दर्पण बन जाता है, और उत्तल दर्पण बन जाता है। और अगर हम इसके बाहर साइड पॉलिश कर देते हैं तो अवतल दर्पण बन जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाता है। ये खोखला गोला है पूरा, इसका ये पृष्ठ है, ये गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके इसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि इसके एक साइड में चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके और उसके ऊपर से जो लाल रंग का आयरन ऑक्साइड होता है उसका पेंट कर दिया जाता है, तो जिससे कि गोलीय दर्पण बनता है। तो गोलीय दर्पण में अभी मैंने आपको दो बताए थे, एक होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण आपको बताते हैं क्या होता है। यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, नहीं समझे आप, समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहीं, जैसे उत्तल दर्पण कैसा होता है वो हम आपको बता देते हैं। उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, जो हमने इसी गोले का एक भाग जो है हमने काट लिया और उसके जो है उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। मतलब कि जो अंदर वाला भाग है उस पर पॉलिश कर दी जाती है और जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ये किरण आई और यहाँ पर चली गई, तो ये अगर होता है तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, यदि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार का हम अवतल दर्पण बना लेते हैं और इसके दबे हुए भाग, मतलब कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है, तो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब कि ये किरण आती है, ये किरण जाती है और ये अभिलंब डाल दिया जाता है, तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, समझ गए आप इतना। तो चलिए, तो इसी के आगे है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें इसकी जो पहली परिभाषा है, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे हम समझा देते हैं, ये गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। तो ये एक खोखला गोला होता है, तो जिस खोखले गोले का भाग होता है उस का परावर्तक तल का मध्य बिंदु, उसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसको कि हम P से डिनोट करते हैं। ध्रुव को हम पोल अथवा P से व्यक्त करते हैं। तो इसकी ये परिभाषा होती है ध्रुव की, कि ध्रुव किसे कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र हम बता देते हैं आप क्या होता है। वक्रता केंद्र होता है, जैसे कि इसकी भी परिभाषा इसी प्रकार से होती है कि जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र
उस गोले का केंद्र जो होता है मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, मतलब कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किस प्रकार होती है? जैसे आप त्रिज्या जानते होंगे कि कोई गोला होता है, गोले के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसी में जो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि खोखले गोले, मतलब कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या फिर त्रिज्या भी इसको कह सकते हैं कि त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलना। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं। आगे है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष होता है सी तथा पी को मिलाने वाली रेखा। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इसकी परिभाषा होती है कि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि वक्रता केंद्र तथा गोले के ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ गए? ये जो रेखा होती है पूरी, मतलब कि सी और ध्रुव, मतलब पी को मिलाने वाली, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या है मुख्य अक्ष के बाद? उसके बाद है फोकस दूरी। ठीक है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी समझने से पहले आपको समझना होगा कि मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो मुख्य फोकस हम आपको समझाते हैं, इसी गोले में हम मुख्य फोकस आपको समझाते हैं कि मुख्य फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र से लेकर पी तक, जैसे कि ये क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है। किस प्रकार से है कि जैसे हम एक दर्पण ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया ये उत्तल दर्पण। ठीक है, हमने एक उत्तल दर्पण ले लिया। अब उत्तल दर्पण में हम ये मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया हमने, अभी हमने बताया था, ये हो गया मुख्य अक्ष। चल, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये मान लेते हैं हम केंद्र। ठीक है, केंद्र मान लिया। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा किरण या प्रकाश की किरण। जैसे आपको बताया था कि प्रकाश की किरण, पीछे बताया था कि प्रकाश की किरण जो है सरल रेखा या सीधी रेखा में चलती हैं, गमन करती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसकी हो जाएगी कि क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब इस बिंदु से टकराने के पश्चात, जिस बिंदु से, मतलब कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं या जिस बिंदु से वापस लौटती हैं, वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मुख्य फोकस को हम फोकस भी कह सकते हैं, जिसको कि हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर पी होता है पोल, तो एफ से, मतलब कि फोकस से, और पी मतलब ध्रुव तक की जो दूरी होती है, एफ से पी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस की जो ध्रुव से दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको कि हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्या? दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब बनना जो आपको हम पढ़ाएंगे, उससे पहले आपको ये जरूरी है कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के आप नियम समझें। तो नियम हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से दर्पण के जो प्रतिबिंब के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला नियम इसका हम आपको बताते हैं, नियम नंबर फर्स्ट क्या होता है इसका नियम कि जैसे मान लेते हैं हम एक दर्पण ले लेते हैं, हमने एक दर्पण ले लिया, ये हमने उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमने एक मुख्य अक्ष ड्रॉ किया। ठीक है, मुख्य अक्ष, यहाँ पर हम इसका केंद्र मान लेते हैं और इसकी आदि जो फोकस होता है वो मान लिया, और यहाँ पर हमने पी मान लिया। ठीक है, ये समझ गए आप। अब ये क्या होता है उसको हम समझाते हैं कि प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम अभी हम बता रहे थे।
पहला नियम क्या होता है कि पहला नियम जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताया हुआ था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती हैं, फोकस से। तो यही जो है पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। यही होता है पहला नियम परावर्तन का कि क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर गुजरती हैं। ये इसकी जो है डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद दूसरा इसका क्या आता है टॉपिक, दूसरा बता देते हैं हम। दूसरा फिर से हम एक और दर्पण ले लेते हैं, उत्तली दर्पण ले लिया हमने, सॉरी अवतल दर्पण ले लिया हमने। तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका ये केंद्र बिंदु हो गया और इसका ये एफ हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है इसके अंदर दूसरी जो होती है, दूसरी शर्त क्या होती है कि फोकस से होकर आने वाली किरण, ये फोकस से होकर आई किरण, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ये किरण आ रही है यहाँ से, आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ऊपर क्या था कि जो समांतर किरण आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं और यहाँ पर जो फोकस से किरण आती हैं वो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि हम फिर से एक दर्पण और बना लेते हैं। चलिए, ये हमने दर्पण बना लिया, इसमें ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया, यहाँ पर ये सी हो गया और यहाँ पर ये एफ हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, क्या है तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र या फिर केंद्र से होकर आने वाली किरण, ये थोड़ा हमें इसके लिए दर्पण थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा बड़ा दर्पण बना लेते हैं। केंद्र से होकर आने वाली किरण, जो ये किरण आ रही है केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। समझ में आया कि केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो ये अपने क्या हो गए, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब उसके बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है वो आपको हम बता देते हैं। तो दर्पण सूत्र है गोलीय दर्पण, इसकी एक डेफिनेशन है, गोलीय दर्पण तथा जैसे गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं, अवतल तथा उत्तल में ध्रुव से बिंब, बिंब बोलते हैं हम वस्तु को, ध्रुव से बिंब की दूरी u तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v। जैसे हम समझा देते हैं, गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ध्रुव, ध्रुव जैसे आपको बताया था ये p होता है ध्रुव, ध्रुव से बिंब, बिंब बोलते हैं हम वस्तु को। ठीक है, बिंब की दूरी जिसको हम u से व्यक्त करते हैं, स्मॉल u से व्यक्त करते हैं, तथा ध्रुव से मतलब उसी p से, ध्रुव से किसकी, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद ध्रुव से आगे बताते हैं, ध्रुव से जैसे यहाँ पर लिखा है ध्रुव से फोकस, फोकस जैसे कि ये अभी आपको बताया था हमने, यहाँ पर फोकस होता है ये। ठीक है, ये फोकस होता है, मतलब कि क्या है, ध्रुव से फोकस की दूरी, जैसे अभी हमने आपको बता दिया था, जो हम पहले ही समझा चुके थे कि फोकस दूरी क्या होती है। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जिसको कि हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है उसका फॉर्मूला हमारा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो f इसमें क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, बिंब यानी कि वस्तु की दूरी। किससे, ये तीनों दूरी किससे मापी जाएंगी, ध्रुव से। तो ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में अब हम आपको इसके बारे में और बताएंगे, हम प्रतिबिंब बनना बताएंगे कि किस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, और अब तक जो है हम बताएंगे आपको, और हम आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में अगले वाले लेक्चर में
कि जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा उस पर जाके उसको टेलीग्राम को डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।